अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज हम बात करेंगे चौसर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो एंग्लो सैक्सन के बारे में थी, दूसरी वीडियो एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में थी और अब ये तीसरी वीडियो हम एज ऑफ चौसर के बारे में बना रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन हिट कर दें ताकि आइंदा आने वाली किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो चौसर का दौर कहा जाता है, हम इसको 3 अदवार में तकसीम करते हैं। बिफ़ोर चौसर 1066 से 1300 तक, एज ऑफ चौसर 1300 से 1400 तक, एज ऑफ रिवाइवल 1400 से 1550 तक। बिफ़ोर चौसर पे हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे एज ऑफ चौसर के बारे में 1300 से 1400 तक। अब जो चौसर है असल में ये 1340 के आसपास पैदा हुआ। बाकी ये 1343, 42 ये सारी अफवाहें हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये 1340 के आसपास पैदा हुआ है। इसके दौर में 3 बादशाह गुजरे हैं, एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV। मज़ीद हम चौसर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस दौर में उसकी हम अगर हिस्ट्री को देखेंगे चंद अहम वाक़यात हैं, 3 बहुत ही अहम वाक़यात हैं जो याद रखने के काबिल हैं। 100 ईयर्स वॉर है 1337 से 1453 तक, 100 साला जंग। अब ये जो 100 साला जंग है बुनियादी तौर पर ये 116 साल जारी रहती है, मगर इसको राउंड अबाउट 100 साला जंग कहा जाता है और इसका जो नतीजा है वो अवाम पर भारी टैक्सों की मद में निकलता है। इससे पहले 1337 से जब ये शुरू होती है 1453 तक, तो इसी बीच 1399 में एक इनकलाब आता है। लैंकास्टर्स जो हैं उनकी हुकूमत आ जाती है, हेनरी IV भी जो है बादशाह बनता है यहाँ पर। अब 1337 से 1453 की ये जो 100 साला जंग है ये होती क्यों है? जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस ने नॉर्मन्स ने आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड वालों की ये ख्वाहिश थी कि हम अपने इलाके को, हम पूरे बरतानिया को आज़ाद करवा सकें। तो ये लड़ाइयाँ फिर जारी रहती थीं और ये 100 साल तक वक्फे से ये लड़ाई जारी रही, जिसने अवाम पर बहुत गहरा असर डाला, जो टैक्सों की सूरत में, भारी टैक्सों की सूरत में निकला। दूसरा जो वाक़या है वो ब्लैक डेथ है। ये फेमाइन था, बेबॉनिक प्लेग था जो काले चूहों से फैलता है। 3 बार फैला है जी, 1348 से 1349 तक, दूसरी बार 1361 से 62 और तीसरी बार 1369 में, यानी 3 बार ये प्लेग जो है ये फैला है। और इसने 1/3 आबादी जो है बरतानिया की उसको साफ़ कर दिया था। यानी जिस तरह आजकल हम कोरोना को सुनते हैं, कोरोना की वजह से जो है इतने लाख जो हैं इंसान मारे जा चुके हैं, ये बिल्कुल वैसा ही था, वैसा ही डेंजरस था। तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम वाक़या है वो पीजेंट्स रिवोल्ट है। वो जो जंग 100 साला हुई थी उसमें उसका नतीजा ये निकला कि अशराफिया ने, यानी जो हुक्मरान थे, उन्होंने जंगी अखराजात को पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर जो है वो भारी टैक्स आयद कर दिए, जिसकी वजह से ये परेशान होने लगे। इन्हीं परेशानियों में पीजेंट्स रिवॉल्ट शुरू होती है 1381 में और इसको वैट टेलर जो हैं वो लीड करते हैं। तो ये 3 बहुत ही अहम वाक़यात उस दौर में होते हैं। अब मिडिल एजेस में जेफरी चौसर जो हैं इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इनका बहुत फेमस वक्त जो है कैंटरबरी टेल्स है। एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV 3 बादशाह इनके दौर में गुजरे हैं। यानी एक बादशाह के दौर में ये पैदा हुए, दूसरे में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तीसरे में इनकी वफ़ात हुई। अब ये जो इनका फैमिली नेम है चौसर, ये एक फ्रेंच वर्ड चौसर यानी कि शू मेकर से निकला है। इनके वालिद का नाम जॉन चौसर था और ये एक मर्चेंट यानी कि बहुत ही खुशहाल ताजिर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से इनका ताल्लुक़ जो है वो शाही दरबार के साथ भी बन गया था। विलियम लैंगलैंड उस दौर के मशहूर इनके अलावा शायर हैं। आगे हम और भी 1-2 शायर हैं, उनको बाद में हम डिस्कस करते हैं। एलिज़ाबेथ दी बर्ग जो हैं
काउंटेस ऑफ अलिस्टर, इनसे सबसे पहले इनके पास ये जाते हैं अपनी टीनेज में। इनको नौकरी वहाँ पे अपने वालिद की वजह से, ताल्लुकात की वजह से मिलती है उनके पास। फिर ये जो एलिज़ाबेथ डी बर्ग हैं, इनकी शादी जो होती है वो एडवर्ड थर्ड जो किंग होता है उसके बेटे लायनल से होती है, तो इस वजह से इनका ताल्लुक़ फिर शाही दरबार से हो जाता है। अब जैसे हमने अभी देखा 100 ईयर्स वॉर भी हुई है। फिर इनकी जो शादी होती है वो 1366 में फ़िलिपा के साथ होती है। 1340 में हमने बात की है कि ये पैदा होते हैं एडवर्ड III के दौर में। रिचर्ड II जो है ग्रैंडसन ऑफ एडवर्ड III सक्सीडेड हिम इन 1377 और चौसर गॉट मैनी रॉयल फेवर्स एंड पेंशन्स। ये शाही दरबार से वाबस्ता होते हैं और ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि इनको अक्सर दूसरे ममालिक में यानी यूरोपी तो बहुत सारे इलाकों में इनको घूमने का मौका मिलता है। तो ये बतौर डिप्लोमेट के भी काम करते हैं, तो इनका फिर लिटरेरी वर्क और इनकी जो समझ-बूझ है वो बहुत बढ़ जाती है लोगों के साथ काम करते हुए। इन 1378 ही वाज सेंट टू इटली, वन ऑफ हिज डिप्लोमेटिक मिशंस। इटली में जाके वो फिर वहाँ पे पेट्रार्क और इस तरह के बहुत बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे उनके काम और उनके स्टाइल को देखते हैं। और वो एक मशहूर इनका जो है राइम रॉयल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने आगे आने वाले वर्क्स में, वो हम देखेंगे। अब चौसर जो हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहे जाते हैं। जॉन ड्राइडन ने इनको कहा था। फर्स्ट ग्रेट मॉडर्न जो है नेशनल पोइट कहे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स कहे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ करैक्टर जो हैं, करैक्टर्स को इतना ज़बरदस्त पेंट करते हैं ये। और उसकी जो मैंने आपको वजह बताई है कि ये घूमते रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, मिलान, इटली, यूरोप, इतने बहुत सारे ममालिक में ये सफारती मिशंस पे गए हैं कि इन्होंने लोगों को की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया है। तो जब ये अपनी राइटिंग्स में, अपने वर्क में उन लोगों को पेंट करते हैं तो इतना ज़बरदस्त पेंट करते हैं जैसा इन्होंने अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया होता है। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश ह्यूमरिस्ट भी हैं। ही वाज द पोएट ऑफ मैन, ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इनका एक और भी है एजाज़ कि इनको वेस्टमिनिस्टर एबे में एक कोने में दफन किया गया था जिसको पोइट कॉर्नर कहा जाता है, और उस पोइट कॉर्नर में ये सबसे पहले दफन होने वाले पोइट हैं। इनके बाद फिर बाकी जो है उनको दफनाया गया। अब अगर हम बात करते हैं उस दौर की लिटरेरी फीचर्स की, तो इसमें इंग्लिश बिकेम स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि उस दौर में जो 2-3 मरहलों से इंग्लिश गुजरी है, पहले एंग्लो सैक्सन, फिर नॉर्मन्स, फिर फ्रेंच, तो इसका जो डायलेक्ट है वो अब एक इस दौर में आके स्टैंडर्डाइज हो चुका था। यानी कि अब जो हम इंग्लिश को जानते हैं तो वो फ्रेंच और इंग्लिश का कम्बिनेशन है, तो ये अब यूज़ होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। एज ऑफ अनोनिमिटी वाज पासिंग अवे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम एक मशहूर पोएम जानते हैं ओल्ड एज की, बियोवुल्फ, हमें उसके ऑथर का नहीं पता किसने लिखी है। ये बहुत सारे ऐसे वहाँ उस दौर में वर्क हैं जिनका हमें नहीं पता कि वो किन्होंने लिखे हैं, क्योंकि उस दौर में वो लोग अपना नाम नहीं लिखते थे, शायद शर्माते थे लिखते हुए, उनकी आदत ही नहीं थी। तो ये दौर गुज़र गया। अब जो है हम जेफरी को जानते हैं, इनके बाद विलियम लैंगलैंड, इस तरह बहुत सारे ऐसे पोइट हैं जो अब इस दौर में आके उन्होंने अपने वर्क के नीचे अपना नाम लिखना शुरू कर दिया था, तो वो वाली एज ख़त्म हो गई। प्रोज़ इमर्ज इन द एज ऑफ चौसर जो है प्रोज़ लिखी जाने लगी हैं। जॉन मेडीवेल की उन्होंने ट्रेवल्स लिखी हैं। वेक्लिफ बाइबल जो है लैटिन में बाइबल थी, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ इस दौर में। अगर आप चौसर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही मशहूर फ़िल्म जो है उनके ऊपर जो है बनाई गई है, द नाइट्स टेल, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में भी है, उनके काम के बारे में भी है। अगर आप इस फ़िल्म को देख लेते हैं तो मेरे ख़्याल से चौसर की लाइफ आपको कभी भी नहीं भूलेगी। इसमें उनका काम है, उनकी लाइफ है, उनका वर्क है। चौसरिन पोइम्स को हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस में। उन्होंने जो काम किया है, क्योंकि दरबार से वाबस्ता रहे हैं, फ़्रेंच बोली जाती थी, तो फ़्रेंच दौर में इनको हम तकसीम करेंगे, इनके काम को इटालियन में करेंगे और इंग्लिश में करेंगे। अब इनका जितना भी काम है वो 3 अदवार में तकसीम होगा, यानी इन्होंने फ़्रेंच में भी लिखा, इन्होंने इटालियन में भी लिखा, इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा। अब हम तीनों के बारे में बात करेंगे। फ़्रेंच पीरियड जो है, जो मॉडल अपॉन फ्रेंच ओरिजिनल स्टाइल इन क्लमजी यानी मीचोर, उसमें जो मशहूर काम है द अमाउंट ऑफ द रोज़ है। और ये जो है किससे ड्राइव किया गया है, यानी कि एक फ़्रेंच जो है बुक जो लिखी गई है उससे द अमाउंट ऑफ द रोज़ ओरिजिनेट किया गया है, वहाँ से लिया गया है।
रिमोन डी ला रोज़ जो है उससे उन्होंने जो है उसको लिखा है। ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट है, ये लेंथी एल्गोरिथम है। और दूसरे नंबर पे इनका जो काम है द बुक ऑफ द डचेस। अब जो द बुक ऑफ डचेस है ये इनका एक पैटर्न थे। काउंट ऑफ गाउंट जो हैं, ड्यूक ऑफ गाउंट, वो इनके पैटर्न थे। उनके यूँ समझें कि इनकी जो बीवी थी उनकी वाइफ के हस्बैंड भी थे, यानी कुछ अरसे के बाद वो जो है वो एक खुशहाल आदमी था और इनका दोस्त भी था, तो एक तरह से इनका हमजुल्फ भी बन जाता है कुछ अरसे के बाद। उनकी बीवी जब फौत होती हैं तो क्योंकि ये उनके बहुत अच्छे दोस्त थे तो उनके बारे में इन्होंने ये एक एलेजी लिखी थी, द डचेस, द बुक ऑफ द डचेस, बहुत ही मशहूर वर्क है उनका। उनके बारे में इन्होंने इसको लिखा था और ये भी ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट है। कंप्लेन ऑफ फ्लोर्स लाइफ जॉन लेजेंड इज़ बेस्ड ऑन इट। ब्लांच ऑफ लकास्टर जो उनकी बीवी हैं, वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ड, जो है उनके दोस्त भी थे और उनके पैटर्न भी थे, उनके बारे में इन्होंने इसको लिखा था। ये दो बहुत ही अहम वर्क हैं उस दौर के, फ्रेंच पीरियड के इनके। इसके बाद इटालियन पीरियड आता है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। अब ये एक दरख्त के ऊपर परिंदे बैठे होते हैं, आपस में जो गपशप लगा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और रैम रॉयल में लिखी गई है ये भी। और ये भी बात याद रखने की है कि इसमें इस दौर में ये जो 3-4 इनके मशहूर काम है, ट्रायल्स एंड द क्रूसेडर, ये लॉन्ग पोइम है, अडॉप्टेड फ्राम बोकाशियो जो है उससे ली गई है। बेस्ट नैरेटिव वर्क इन राइम है, रॉयल स्टैंजा में है, यानी कि 7 लाइन में है और आइम्बेक मीटर में लिखी जाती है। इन इंडिकेट चॉसर्स ग्रोइंग इनसाइड इनटू ह्यूमन मोटिव्स। द हाउस ऑफ फेम डांटे से इन्होंने जो है वो ली है, ड्रीम एलेजी टाइप है। और ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट है, डांटेस की डिवाइन कॉमेडी से ली गई है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमन है, इंटेंशन ऑफ टेलिंग 19 टेल्स ऑफ वर्चुअस वुमन ऑफ एंटिक्विटी है, 19 जो है उसकी अच्छाइयाँ बयान की गई हैं। फिनिश विद 8 एंड 9 ओनली बिगिन। अब ये जो है फर्स्ट नोन अटैम्प्ट है इंग्लिश में हीरोइक कॉपलेट की। ये 3-4 जो काम हैं उनके बहुत ही मशहूर हैं इटालियन पीरियड में। अब इसमें जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है वो 1382 में लिखी गई है और ये याद रखने की बात है कि इसमें 699 लाइन्स हैं। और ये जो इटालियन पीरियड है ये 1372 से 85 तक का है, उस दौर में ये लिखी गई हैं। और इससे हमने जो पहले फ्रेंच पीरियड लिया है इसमें हमने ये जो बात की थी राउंड ऑफ द रोज़ जो है, इसको ये भी याद रखने की चीज़ है कि ये रोमन डी ला रोज़ जो है फ्रेंच एक बुक है, उसका 1360 में इसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने और ये 5000 लाइन्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद द बुक ऑफ डचेस जो है ये राइम रॉयल में लिखी गई है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इस पीरियड में, इटालियन पीरियड में 1372 से 85 के दौरान में द पार्लियामेंट ऑफ फाल जो है ये 1382 में लिखी गई है, 699 लाइन्स की। और हाउस ऑफ फेम जो है ये 1380 में लिखी गई है, तकरीबन 2158 लाइन्स पर मुश्तमिल है ये। और द लेजेंड ऑफ जो गुड वुमन है ये एन ऑफ बोहेमिया की दरख्वास्त पे लिखी गई है। लेजेंड ऑफ गुड वुमन जो है एन ऑफ बोहेमिया। अब ये पहला जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है इसमें 2 कैरेक्टर ही बहुत अहम हैं, रिचर्ड सेकंड और एन ऑफ बोहेमिया, तो ये उनकी दरख्वास्त पे भी ये लिखी गई थी। उसके बाद हम आते हैं जी इंग्लिश पीरियड पे, द कैंटरबरी टेल्स। एक तो ये चौसर ने अपने आखिरी दौर में लिखी थी, ये उनका अनफिनिश्ड वर्क है, उन्होंने बहुत लेट शुरू किया था और अभी ये मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उनकी कुछ अनडिफाइंड काजेज़ की वजह से, नामालूम वजूहात की वजह से उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बादशाह के जो दुश्मन थे उन्होंने उनको मारा था, लेकिन ये बातें ही हैं। कैंटरबरी टेल जो है ये 20 मुकम्मल स्टोरीज़ और 4 नामुकम्मल स्टोरीज़ पर मुश्तमिल है, यानी 17,000 लाइन्स पर मुश्तमिल ये फाइनेस्ट वर्क है कैंटरबरी टेल्स चौसर का। अब ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट इन हीरोइक कॉपलेट है ये, बेस्ड ऑन बॉक्यो डेकामेरॉन के ऊपर है, वहीं से इसका आइडिया लिया गया है। प्रोलॉग है, पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड, पेन पिक्चर्स 29 पिलग्रिम्स होते हैं इंक्लूडिंग चौसर के, यानी 30 हो जाते हैं टोटल।
अब ये होता ऐसे है कि हैरी वैली जो होता है वो हैरी वैली से हम मुराद ये ले रहे हैं कि टोटल 29 जो पिलग्रिम्स हैं 64 समेत वो टर्बन इन में मिलते हैं जो साउथ वॉक लंदन में है। वो सब सेंट थॉमस के मकबरे की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो कैंटरबरी में हैरी वैली जो है, जो टर्बन इन का मेज़बान है, वो ये कहता है कि भाई हम जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो सारे जब वो ज़ियारत के लिए जाएंगे तो हर जो ज़ियारती है वो 2 प्रोज टेल्स हमें सुनाएगा, 2 की कहानियाँ सुनाएगा, स्टोरीज़ हमें सुनाएगा, 2 जाते हुए 2 आते हुए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टोटल जो है 120 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पहले चौसर की मौत हो जाती है तो वो उसको नहीं लिख सका। टोटल 24 ही उसने लिखी हैं और उसमें भी 20 कंप्लीट और 4 पार्टली कंप्लीटेड हैं। टर्बन साउथ वॉक में होता है। अब इसमें डिटेल लिखी हुई है, उसको आप देख लेंगे। द बेस्ट नरेटर है सफ़र बाय द। अब वो कहता है कि भाई अगर जो मुझे 2 सुनाएगा जाते हुए 2 आते हुए, जिसकी सबसे अच्छी स्टोरी होगी ना, मैं उसको सफ़र जो है वो फ्री में दूंगा, खाना उसको मुफ्त में दिया जाएगा। अब इसमें ओनली 2 प्रोज टेल्स जो हैं वो हैं और बाकी जो हैं इसमें हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। 30 पिलग्रिम्स 4 स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम 30। इस हिसाब से 120 स्टोरीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकी थी क्योंकि वो पहले ही फौत हो गया था। अब इसके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं कैंटरबरी टेल्स में, वो 3 किस्म के इस्तेमाल करता है। 3 किस्म के कैसे, यानी कि मिलिट्री प्रोफेशंस, उसमें नाइट होता है, स्क्वायर होते हैं, यॉमन होते हैं। मिलिट्री प्रोफेशन के लोग दिखाता है वो जो पिलग्रिम्स हैं। उसके बाद एक्लेसियास्टिकल यानी कि प्रायर्स हैं, नन हैं, मॉन्क हैं, फ्रायर हैं, समनर हैं, पर्नर हैं, उनको यूज़ करता है। और तीसरी जो काइंड होती है वो कॉमनर्स होती हैं, कॉमन लोग जो होते हैं। कुक हो गया, वीवर हो गया, कारपेंटर हो गया, क्लर्क हो गया, पुअर पर्सन हो गया, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गया। ये 3 किस्म के वो इस्तेमाल करता है। 2 प्रोज टेल्स होती हैं इसके अंदर। टेल ऑफ मेलिबस जो है चौसर's ओन टेल है, द पार्सन्स टेल और किंग्स टेल, सॉरी नाइट्स टेल। A finest work as a narrative poet, begins with Knight's Tale and ends with Parson's Tales. Chaucer's own tale जो है, टेल ऑफ सर थॉमस एंड टेल ऑफ मेलिबस है इसके अंदर। तो ये काम है इसके अंदर। इस पर बहुत तफसीली बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर इसमें सिर्फ यही चीज़ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है चौसर टेल की जो मेलिबस है वो, बाकी जो है 22 वर्सेस टेल्स हैं वो। अदर पोइट एज ऑफ चौसर में जो है वो विलियम लैंगलेट हैं, उन जो है पायर्स ऑफ प्लोमैन लिखी है। द मोटिव ऑफ द पोएम वाज टू एक्सपोज द करप्शन among clergy and talk about the struggles and virtues of common folks. अब ये जो विलियम हैं, 3 वर्जन्स इन्होंने ए, बी और सी लिखे थे इसके। 1325 में, 1390 में। एलिगोरिकल पोएम है। डिवीजन इसकी जो है विजो यानी कि विजन एंड वेटा यानी कि लाइफ। विलियम लैंगलेट सा एंड विजन्स। डायलेक्ट लैंग्वेज जो है इसकी मिक्सअप है सॉदर्न मिडलैंड इंग्लिश की है। वर्क डील्स विद द टेरेबल हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, किसानों की मुश्किलात के बारे में उस दौर के इन्होंने लिखे हैं। और ये भी याद रखने की बात है कि विलियम लैंगलेट जो हैं ये ज़्यादातर जो है चर्च के और इन चीज़ों के जो यानी कि अशराफिया है, हुक्मरान हैं, उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनकी हार्डशिप्स के बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। ग्रीड के बारे में, हिपोक्रेसी के बारे में, क्लर्जी के बारे में, मेटीरियलिज्म के बारे में, टायरनी ऑफ द रूलिंग क्लास के बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। उसके बाद बारी आती है जी जॉन गोवर की। नोन फॉर 3 वर्क्स, 3 इनके बहुत ही मशहूर काम है। स्पेकुलम मेडिटेंटिस फ्रेंच में लिखा है इन्होंने, इनका एक काम है। वोक्स क्लेमेंटिस लैटिन में लिखा है इन्होंने। और उसके बाद जो है वो आता है कन्फेशियो मेंटिस, ये इंग्लिश में इनका काम है। 3 काम इनके जो हैं बहुत मशहूर हैं जॉन गोवर के। उस दौर में जब 1400 में 1400 में चौसर की वफ़ात होती है और उनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया जाता है, तो उनके बाद यूँ समझें कि ये दौर बंजर हो जाता है। उसके बाद जो है इंग्लिश वर्क जो है वो बिल्कुल ही बैरन लैंड कही जाती है। जितने भी पोइट आए हैं उसके बाद 15वीं सदी तो सारी की सारी जो है उन्होंने सारे का सारा चौसर को कॉपी किया है। तो इंग्लिश चौसोरियन और स्कॉटिश चौसोरियन उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने टोटल का टोटल अपना काम जो है वो सिर्फ चौसर को कॉपी करने पे लगा दिया है। थॉमस ऑक्लेव हो गया, जॉन लगिच हो गया, जॉन स्केल्टन हो गया, स्टीवन होज, अलेक्जेंडर बासली हो गया,
और स्कॉरिश में जेम्स वन, विलियम डम्बर, गेवन डॉगलस, रॉबर्ट हैनरसन, डेविड लिंडसे, इन सब ने सिर्फ कॉपी किया। 15वीं सदी पूरी की पूरी इनके काम को ओरिजिनली बिल्कुल वैसे का वैसा कॉपी किया गया। किसी किस्म की कोई तख्लीकी सलाहियत लोगों में नहीं थी। इम्पॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं जी हम। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब ये चौसर की इम्पोर्टेंट लाइंस जितनी भी उनकी बुक्स में मिलती हैं वो सारी निकाल दी गई हैं आपकी दिलचस्पी के लिए कि आप इनको देख लें। द लाइफ सो शॉर्ट, द क्राफ्ट सो लॉन्ग टू लर्न एंड ग्लैडली वोड लर्न एंड ग्लैडली टेक। इसको देख लें। ही वॉज फ्रेश एज द माउथ ऑफ मे, पीपल कैन डाई ऑफ मैरी इमेजिनेशन, वुमेन डिज़ायर 6 थिंग्स, they want their husbands to be brave, wise, rich, generous, obedient to wife, and lively in bed. The greatest scholars are not usually the wisest people. The guilty think all talk is themselves. इनको आप देख लेंगे, ये मशहूर लाइन है उनकी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ लेके हाजिर होता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।